नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। अब तक दुनिया यूक्रेन और रूस का रायता ही झेल रही है कि इस बीच में ताइवान के साथ चीन की गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। दोनों ही मामलों में एक तीसरा आदमी है, मंथरा काकी, अमेरिका। वो उधर यूक्रेन को पंप करता रहता है, उधर वो ताइवान को पंप कर रहा है। और अभी फिर ये जो नया झगड़ा शुरू हुआ है, इस झगड़े के पीछे भी अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान के जो नेता थे उनका अपने यहाँ पर ऐसे स्वागत किया जैसे कि वो एक स्वतंत्र देश से आ रहे हों। अब वो देश स्वतंत्र है या नहीं, या अमेरिका को स्वतंत्र देश के तौर पर ताइवान का स्वागत करना है या नहीं, इसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे। चीन और ताइवान का इतिहास सरल शब्दों में समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये समस्या है क्या और इसका हल निकल सकता है या नहीं निकल सकता, और उससे भारत का स्टैंड क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका ने, और ये सच भी है, करीब 59 उड़ानें ताइवान के आसपास भरी हैं और बहुत सारी युद्धपोत, 11 विमान, ये तमाम सारी चीज़ें तो हैं। और इसके अलावा सैकड़ों मिसाइलें चीन ने फिट करके उनका निशाना ताइवान की तरफ करके रख छोड़ी हैं। और ये जो तनाव है, ये तनाव जो है ये दोबारा हुआ है। इससे पहले उनकी जो स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, वो वहाँ गई थी और तब भी चीन ने धमकी दी थी कि अगर नैन्सी पेलोसी आती हैं तो उनका विमान गिरा दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद नैन्सी पेलोसी गई और चाइना ने गम खा लिया कि भैया चलो कोई बात नहीं। उसके बाद उसने फिर विमान उड़ाए आसपास। अब आप कहेंगे कि ये विमान उड़ाता रहता, करता तो कुछ है नहीं, तो क्या हूल दे रहा है? हमको ऐसे ही लगेगा, लेकिन वो हूल नहीं देता है। जब वो विमान उड़ाता है तो ये बोलता है ये मेरा इलाका है और इसलिए मैं इसमें जा और आ रहा हूँ, भले ही आप चले जाओ, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ये मेरा इलाका है। कैसे? वो मिसाइल भी उस पार फेंक देता है। वो ऐसे कि जैसे कि आप कहें कि भाई मैं तो यहाँ साइकिल चलाऊंगा। एक पुराना किस्सा है, डकैतों से जुड़ा हुआ रोचक किस्सा है। गांव में पंचायत चल रही थी और किसी के खेत में कोई एक भैंस आती है और आके वो उसके खेत में उसकी फसल को चर के चली जाती है। अब वो समझ जाता है कि किसकी है, लेकिन उसको लगता है कि अभी देखेंगे। शाम को पंचायत में सब लोग बैठते हैं, तो वहाँ बैठकर वो कहता है कि किसी की भैंस मेरे खेत में चर गई है, अगर मुझे पता चल जाए तो उसके ख़ानदान को ख़त्म कर दूँ। जिसकी भैंस गई थी वो वहाँ बैठा हुआ था और उसको पता था कि उसकी भैंस है। जिसका खेत था उसको पता नहीं था। उसने कहा देख बड़ी बात बोल रहा है, ये नहीं हो सकता चौधरी। उसने कहा होगा तो यही, चंबल का मामला है। तो उसने कहा ठीक है भाई, तू ये देख, ये है मेरा खेत। उसने एक पत्थर उठाया और उससे ज़मीन के ऊपर मिट्टी पे ऐसे करके एक रुमाल जैसा चौकोर बना दिया। बोले ये है मेरा खेत। और सामने वाले ने वही पत्थर उठाया और उस खेत के अंदर घुमाना शुरू। यहीं चरेगी, यहीं चरेगी, यहीं चरेगी, यहाँ भी चरेगी, यहाँ भी चरेगी, यहाँ भी चरेगी, जो करना कर ले। तो जिसका वो काल्पनिक खेत था, वो गया, बंदूक उठा के लाया, उसने वाकई पूरे परिवार को मार दिया। उसके बाद वो चंबल में कूद गया। तो लड़ाई किस बात की हुई कि ये खेत किसका है। इसी तरह से ताइवान जो है वो किसका खेत है, इसको लेकर सारा विवाद। और चीन उसके ऊपर से जब जी भर के उड़ाने उड़ा लेता है, तो वो ये संदेश दे देता है भाई ये देखो ऐसा है कि ये तो हमारा है और इसलिए अब हमारा इस पर कब्जा है। अब उसमें सारी चीज़ें आप समझे कि 5 जून 19 को नैन्सी पेलोसी ने एक और कांड किया था। अमेरिका देख चीन को कैसे करता है। थियानविन चौक आपको याद है, वहाँ पे थियानविन चौक गई और वहाँ जाकर उन्होंने स्टूडेंट्स जो मारे गए थे फायरिंग में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक छोटा सा बैनर लाई थी और लाके दिखा दिया। नैन्सी पेलोसी वहाँ पे, जैसे ओम बिरला जी हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के, वैसे वहाँ अमेरिका में स्पीकर हैं और वो लगातार इसको आसपास पंगा करती रहती हैं और वो ताइवान को भी बहुत ज़्यादा समर्थन देती हैं।
अब आप कहेंगे कि भाई ये झगड़ा है क्या? तो इस झगड़े को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1895 में जापान बहुत पावरफुल था और उसका दूर दूर तक राज्य था। जापान जो आज बुद्ध और शांति की बात करता है, जिसके अपने परमाणु हथियार तक नहीं है, वो जापान। और उसने ये जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया देख रहे हैं आप दोनों, ये कोरियन पेनिनसुला, ये पहले जापान के अंडर में ही था। जापान के अंडर से जब आज़ाद हुआ तो जहाँ पे यूएसएसआर का और चीन का इन्फ्लुएंस था वो हिस्सा हो गया नॉर्थ कोरिया, और जहाँ पे पश्चिम का इन्फ्लुएंस था वो हो गया साउथ कोरिया। तो जो भी है, और ताइवान भी जापान के पास था। ताइवान मतलब क्या? ऐसे अपन भारत के नक्शे में देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप बना हुआ है, ऐसे ही एक द्वीप है ताइवान। जापान का उस पर कब्जा था, 50 साल उसका शासन रहा। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और जापान के ऊपर नागासाकी और हिरोशिमा में जब परमाणु बम गिर गए, तब तक तो वो डटा हुआ था। जब परमाणु बम गिर गए तब उसने कहा अरे, खुद को समेटना शुरू किया। समेटने की कोशिश में उसने नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को आज़ाद किया, इसी तरह से ताइवान को भी आज़ाद किया। उस वक़्त जो है, जो चीन है, इनकी दोस्तियों का सिस्टम फर्क था उस वक़्त दुनिया में। चीन, सोवियत संघ, यहाँ तक तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, उसके साथ में अमेरिका, फ्रांस और आपका यूके, यूके मतलब ब्रिटेन, ये सब जो है एक साथ मिले हुए थे। और इन लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, अब जापान ने छोड़ दिया है तो ताइवान आज से तेरा हुआ, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। चाइना को दे दिया। चाइना के पास वो बना रहा। अब क्या हुआ, चियांग काई शेक की सरकार थी कि वहाँ पे एक कुओमिंतांग पार्टी थी, KMT। 45 से 49 तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। एक वहाँ पे राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट पार्टी थी, KMT पार्टी, कुओमिंतांग पार्टी। कुओमिंतांग पार्टी के चियांग काई शेक जो थे वो उसके चीफ थे, और वो चूँकि सरकार में थे तो एंटी इनकम्बेंसी भी थी। भाई जो सरकार में रहेगा लोग उससे असंतुष्ट होंगे। अब अलग बात है, आजकल तो जो सरकार में होगा उससे ज़्यादा ही संतुष्ट होंगे लोग। तो उसमें जो है, इस बीच में क्या हुआ कि वहाँ पर कॉमरेड लोग थे जो उन्होंने करके कहा कि ये सरकार जन विरोधी है, ये है वो करके उन्होंने क्रांति कर दी वहाँ पे, जिसको आप समाजवादी क्रांति कहते हैं और दूसरे लोग उसको गृह युद्ध के तौर पे भी समझाते हैं। तो चीन में जब कम्युनिस्ट पार्टी की क्रांति हुई तो उसने एक एक करके सारे जो सत्ताधारी दक्षिणपंथी पार्टी थी उसको खदेड़ना शुरू किया। अब एंटी इनकम्बेंसी थी तो पब्लिक भी उनके साथ थी। तो एक तरफ 90% लोग और एक तरफ 10% लोग ये राइटिस्ट लोग, दक्षिणपंथी। तो बहुत मार मारा उन्होंने दक्षिणपंथियों को। सिमटते 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 एक दिन नौबत ये आई कि दक्षिणपंथी जो है वो भाग के अंडमान निकोबार चले गए, यानी चीन से भाग के चले गए कहाँ? ताइवान। ताइवान अंडमान निकोबार की तरह ही एक द्वीप है जो चीन से अलग है। अब उस वक़्त चीन की सरकार के पास में नौसेना वनसेना थी नहीं, तो वहाँ जाके कैसे हमला करती? तो उन्होंने कहा ठीक है, इनको दक्षिणपंथियों को वहीं बने रहने दो टापू पे, अपन यहाँ रहते हैं, लेकिन देश चीन एक ही रहेगा। इस बीच में कुछ दुनिया के छोटे मोटे देशों से समर्थन प्राप्त करके ताइवान से वो जो पार्टी थी, जो दक्षिणपंथी पार्टी थी, उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया और उसने कहा कि भैया हम हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। संयुक्त राष्ट्र में वो मेंबर हो गया रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से। और उनका कहना ये था कि असली राष्ट्र, पूरा देश जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और ये जो है मेनलैंड चाइना जिसको कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये वामपंथी चीन है जिसपे शी राज करते हैं अभी, माओ वाला, ये अवैध कब्जा है और हम है असली चाइना। और ये कहते थे कि हम हैं असली चाइना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना कह रहे हैं ये तो चाइना है ही नहीं, ये तो ताइवान है और ये हमारा स्टेट है, ये हमारा राज्य है। जैसे कि कोई कभी कभी एक राज्य कहने लगता है हम अलग देश हो जाएं, कुछ दुनिया में होता है ना, उस तरह से वो कहता है कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, इस टाइप का चाइना बोले। अब इससे पूरा मामला चलता रह गया और 25 अक्टूबर 1971 आता है। 25 अक्टूबर 1971 को संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित होता है।
इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत ने भी मत दिया था और इस प्रस्ताव में दो चीज़ें हुई। इसकी मैं कॉपी लगा रहा हूँ प्रस्ताव की जो हुआ था पारित, और वो जो प्रस्ताव पारित हुआ उस प्रस्ताव के अनुसार वन चाइना पॉलिसी यानी पूरा चीन एक है ये नीति मान ली गई और इस नीति के तहत जो ताइवान है उसको चीन का हिस्सा माना गया और संयुक्त राष्ट्र में जो ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से मेंबरशिप ली हुई थी इसको बाहर कर दिया गया कि भाई ये अवैध रूप से इन्होंने अपनी मेंबरशिप ली हुई है, इनको बाहर किया जाता है और आज से चीन पूरा एक देश होगा, बात खत्म। उसका नाम होगा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, PRC। अब ये जो लोग थे जिनको बाहर कर दिया गया था ये हैं ताइवान। अब ये बीच बीच में अच्छा अमेरिका ने भी वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट किया, यानी अमेरिका हमेशा कहता रहा कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, यानी ताइवान अभिन्न अंग है चाइना का। फिर भी ताइवान में तमाम सारी गतिविधियां उठती रहीं तो चीन में एक सुधारवादी नेताजी आए थे तो उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है कि आप एक काम करो, आप ताइवान में कुछ कुछ व्यवस्था अपनी बना लो जैसी आपको बनाना है, एक देश दो संविधान हो जाएंगे, लेकिन आप हिस्सा चीन का ही रहोगे। इस समझौते को भी ताइवान वाले मान गए, लेकिन बीच बीच में अमेरिका का मन नहीं मानता क्योंकि वो हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है। उस हिस्से से बहुत सारे विमान निकलते हैं, जो उनके बीच की जगह है वहाँ से माफ़ कीजिए पोत निकलते हैं और बहुत सारी रसद निकलती है, बड़े बड़े क्रूज निकलते हैं और वो व्यापार का केंद्र है। अगर उसको बंद हो जाता है किसी भी वजह से, युद्ध की वजह से, तो बहुत घूम के जाना पड़ेगा चीज़ों को। नक्शा लगा रहा हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो अमेरिका को लगता है ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है, इसका फ़ायदा, तो वो बार बार जाके हवा देता रहता है ताइवान वाला, लड़ जा बेटा, चढ़ जा बेटा सूली पे, हम तेरे साथ हैं, वगैरह वगैरह। और अमेरिका अक्सर ऐसी जगहों पे जो सरकारें बनती हैं वो ऐसी सरकारें बनवाने में कामयाब हो जाता है जो उसकी नीति के हिसाब से चलती हों। उन दोनों ही चीज़ों के बीच में अमेरिका बड़े प्यार से इसको ताइवान को लड़ाने में हो गया कामयाब। अब क्या होता है, जैसे ही ताइवान को अलग देश के तौर पे थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट मिलती है तो चाइना कहता है कि नहीं, ये तो हमारे देश का हिस्सा है। वैसे ही जैसे कश्मीरी नेताओं को कोई बुला ले और बातचीत करने, अमेरिका अगर कश्मीर के अलगाववादी नेता को बुला के बात करने लगे तो भारत का क्या रिएक्शन होगा? भारत को गुस्सा आएगा। चीन का भी वैसे ही होता है। तो चीन क्या करता है कि नहीं, लेकिन ये ज़मीन हमारी है तो यहीं चलेगी, तो ऊपर से विमान उड़ाता है, कहता है ये देखो मैंने उड़ा दिए विमान, मेरा देश, मैंने अपने देश की रक्षा करने के लिए विमान उड़ाए हैं, मैं संकेत दे रहा हूँ। ये चलता रहता है। तो पिछली बार जब क्राइसिस हुआ था, जब नैन्सी पॉलिसी आई थी, तब तक इराक का जो माफ़ कीजिए यूक्रेन का युद्ध जब शुरू हुआ था तो उस वक़्त का सिचुएशन दूसरा था। अब हो गया सिचुएशन दूसरा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों शी जिनपिंग के मिल के चले गए और उनके बीच में हो गई है दोस्ती सज्जा। तो अब जो यूरोप भी मेरे साथ लड़ेगा, जहाँ जहाँ जाए बकरी वहाँ वहाँ जाए बच्चे, काली काली बकरी लाल लाल बच्चे। ट्रेन के बारे में हम लोग बचपन में, तो ऐसे ही आगे आगे काली काली ट्रेन, कौन? अमेरिका, और पीछे पीछे यूरोप, यूके सब अमेरिका के साथ साथ। वो किसी के ऊपर चढ़ेगी तो ये भी चढ़ेंगे। लेकिन अब फ्रांस कह रहा है भाई साहब ये नहीं चलेगा, अब तो हम अलग, आप अलग देश हैं, हम अलग देश हैं। यूरोप को अमेरिका का पिच्छे लग्गू नहीं बनना चाहिए, अपनी स्वतंत्र सोच रखनी चाहिए। कौन कह रहा है? मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति। उन्होंने कहा आंख बूंद करे हमेशा रूस, जो यूरोप है वो अमेरिका का साथ देता है, लेकिन अमेरिका को अब हम झटका देंगे और हमें हमेशा, उसने यूरोपियन देशों से कहा है, आंख बंद करके अमेरिका के पीछे पीछे नहीं जाना है और आंख बंद करके अमेरिका की बात मानना हमको नुकसान ही देता है। जैसे कि यूक्रेन के मामले में यूरोप से कोई लेना देना नहीं था और पूरा यूरोप तबाह हो गया, लोग परेशान हो रहे हैं। और वैसे भी फ्रांस के अंदर जनता का सेंटीमेंट भी यही है, मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पे नाटो को क्विट नाटो छोड़ो टाइप के आंदोलन बाकायदा हो रहे हैं फ्रांस में, बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं। और अब पेंशन वाला आंदोलन और शुरू हो गया, वो गुस्सा इसमें कन्वर्ट हो गया। तो मैक्रो अपने देश के लोगों को भी मनाना चाहते हैं और मैक्रो का जो देश है वो एक वेलफेयर स्टेट है, वो पूंजीवादी देश नहीं है। तो चीन की नीतियाँ फ्रांस से काफ़ी मिलती हैं। वो अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं, उनको छुट्टियाँ देनी हो तो छुट्टियाँ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, महिलाओं को छुट्टियाँ
नौकरी से आसानी से किसी को निकाल नहीं सकते, बहुत कुछ है फ्रांस में। बहरहाल अब अमेरिका के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि फ्रांस का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि भाई हम ताइवान वाले मामले पर आपके पीछे पीछे नहीं घूमेंगे। और इमैनुअल मैक्रो जो है वो पिछले दिनों गए थे और जाके वो मिले हैं चीन से, और वो ये कह रहे हैं कि भाई यूरोपियन देशों पे अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए, ऊर्जा, हथियार और दूसरे मामलों में हम अमेरिका पर ही डिपेंडेंट क्यों रहे हैं, क्योंकि वो हमको जहाँ चाहे घुसड़ देता है। इस सारी चीज़ों के बीच में चल रहा है लगातार झगड़ा, और उधर एक तरफ ये है और दूसरी तरफ है चीन। अब आप कहेंगे चीन है बहुत शातिर खिलाड़ी। शातिर खिलाड़ी ऐसे है कि उसने दुनिया में सबसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली, ऐसी मिसाइल जिसको कोई राडार नहीं देख सकता और जिससे वो जब चाहे वो अमेरिका को भी टारगेट कर सकता है। अमेरिका वालों को पता ही नहीं चलेगा, वो आके वहाँ पे गिर जाएगी, क्योंकि उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा। इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ, हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती हैं, मैक की स्पीड क्या होती है, कितनी दूर जा सकती हैं, दुनिया में सबसे तेज़ मिसाइल कौन सी है, और चीन ने कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है, किस किस देश ने बना ली है, और अमेरिका के पास अभी तक क्यों नहीं है। ये सारा वीडियो उसमें मैं बता चुका हूँ। बहरहाल तो एक टेंशन ये, दूसरा चीन ने अंदर ही अंदर से सारा खोखला कर दिया ब्रिटेन को। इसको कैसे खोखला कर दिया, इनकी सारी नॉलेज और ज्ञान को ले लिया। उसने क्या किया, जो पीएलए है ब्रिटेन का, चीन का, उसने जो है वहाँ के ब्रिटेन के पूर्व सांसदों को मोटी सैलरी देके अपने यहाँ रख लिया, पहली चीज़। इसके अलावा वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन को समझने के लिए उनके जो पायलट्स थे उनको भी मोटी मोटी सैलरी पर अपने यहाँ रख लिया। और बीबीसी की एक रिपोर्ट है कि 30 फॉर्मर फाइटर पायलट, पूर्व फाइटर पायलट चीनी एयरफोर्स के पायलटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हमारे देश के जो फाइटर पायलट होते हैं उनको, उनमें क्या चीज़ होती है और क्या चीज़ नहीं होती है। और कोरोना आने तक चीन दबा के ट्रेनिंग ले रहा था, उसके बाद में मामला रुक गया था। अभी दोबारा से शुरू हुआ है कि नहीं, इस पर कोई रिपोर्ट नहीं है। बीबीसी का कहना है कि जिन पायलट्स को नौकरी पर रखा गया या उन्हें अपने यहाँ पे चीन ने काम पे रखा, उनको करीब 2 करोड़ 21 लाख रुपए सैलरी दी जा रही है। बाकी अलाउंस अलग से हैं, और ज़्यादातर पायलट 50 साल से ऊपर के, 50 साल के पायलट्स ऊपर के पायलट से हवाई जहाज़ तो आप उड़वाओगे नहीं, लेकिन वो ये बता सकता है कि भाई साहब ब्रिटेन के हवाई जहाज़ के अंदर कहाँ क्या होता है, कैसा क्या होता है, अंदर का सीक्रेट। एक बार याद होगा, एक प्लेन, फाइटर प्लेन, ये ताइवान और अमेरिका के समंदर के बीच में गिर गया था। चीन ने पूरी जान लगा दी थी, ये मुझे मिल जाए तो मैं पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसको दोबारा बना लूँगा। जैसे दुनिया की कोई चीज़ भेज दो चीन के पास में, वो उसका डुप्लीकेट बना देता है। टाइफून, जैगुआर, हैरियस और टॉर्नेडो जैसे विमानों को उसने बड़ी आसानी से अपने यहाँ पे डिकोड कर लिया इन पायलटों की मदद से। इसके अलावा चाइना लगातार साइबर अटैक करता रहता है। नॉकिंग न्यूज़ की जो वेबसाइट है उसके बारे में भी लोग बता रहे हैं कि चाइनीज़ हैकर्स का हाथ है, बाकी पता नहीं, कुछ लोगों का कहना है ताइवानीज हैकर हैं। जो भी है, 7,000 से ज़्यादा, वेबसाइट नहीं, हमारा फेसबुक पेज हैक हुआ है। 7,000 से ज़्यादा साइबर अटैक वो दुनिया भर में कर चुका है, अरबों डॉलर की रकम को इधर से उधर कर चुका है कोरोना काल में। और यहाँ तक कि कोरोना के टीके की जो टेक्निक थी उसको चुराने के लिए भी चाइना ने साइबर अटैक किए, और ब्रिटिश सरकार को 2,000 करोड़ रुपए सिर्फ अपनी वेबसाइट को फायरवॉल करने के लिए खर्च करने पड़ेगी। भैया हमारी वेबसाइट हैक ना कर ले, इज्जत का सवाल है। 10,000 हैकर्स हैं चाइना के पास, दुनिया में इतना किसी के पास नहीं है। और ये हैकर मल्टीनेशनल में काम करते हैं, कोई अमेरिका में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, और पार्ट टाइम चाइना के लिए हैकिंग करते हैं। जो भी हो, लेकिन ये पूरी सिचुएशन बहुत रोचक बनती जा रही है, क्योंकि इस बार मामला थोड़ा टेढ़ा है। चाइना और ताइवान के झगड़े में अमेरिका को एक तो अपनी नीति बदलनी पड़ेगी, दूसरा अगर ये युद्ध होता है तो बड़ी संख्या में जापान से लेके उधर ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके लिए व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो एक कॉरिडोर है जहाँ से निकलता है वो रास्ता जिसके अंदर से जहाज जाते हैं रसद लेकर, वो कॉरिडोर बाधित हो जाएगा। एक तो वो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आगे के लिए। इसके साथ साथ दिक्कत, जापान भी वहीं पड़ोस में ही है, उधर नॉर्थ कोरिया भी चाइना के पास में ही। देखिए चाइना का सबसे बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज ये है, रूस उसके साथ में है, पास में है, उत्तर कोरिया उसके पास में है, ये सारे देश उसके पास में। और वो भारत से भी दोस्ती किए ले रहा है कि भैया ठीक है, लेकिन मतलब इतना रहे कि ज़मीन का विवाद है
तो भाई भाई सुलझा लेंगे, बाकी चीज़ों में साथ रहो। और ये ऐसा दिख भी रहा है, क्योंकि देखिए अब साथ में मिलकर करेंसी ला रहे हैं ये लोग, अपनी करेंसी अलग ला रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें चल रही है। तो जो भी है, ये युद्ध जो आने वाले समय में ताइवान का होने वाला है, ये आसान नहीं होने वाला। खैर अमेरिका को तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो पैसे का इंतजाम करेगा, दूसरे देशों से कहेगा पैसे दो, ब्लैकमेलिंग करेगा, उनके ऊपर सैंक्शन लगाएगा, ये सब कर लेगा। लेकिन मरना किसको है भाई? अगर मुर्गे लड़ाओगे तो मरता खून कच्चा तो मुर्गे का होता है ना, मरता तो मुर्गा है ना। साढ़ों की लड़ाई में साढ़ घायल होता है ना, लड़ाने वाले थोड़ी होते हैं। जो भी है, अब आप एक मसला पूरा समझ गए होंगे कि क्या है पूरा का पूरा केस। आप समझ गए होंगे किस तरह से पूरा का पूरा चीन अब दूसरे मोड में है और अमेरिका दूसरे मोड में है। और इस ऐसी हालत के बीच में आपको ये ज़मीन का इतिहास भी समझना ज़रूरी था, वो भी मैंने सरल भाषा में समझा दिया है। नमस्कार, जय हिंद। आज दूसरे चैनल पे वीडियो नहीं दे पाएंगे क्योंकि पूरे दिन बहुत झंझट के बाद भी हमको ये बहुत अच्छा टॉपिक मिला नहीं। एक टॉपिक मिला, उस पर काम कर रहे हैं, उसको पका के और अच्छा सा कल कर देंगे, तो क्या फ़ायदा कमज़ोर वीडियो करने से। नमस्कार।